दोस्तों ये बात है साल 1946 की, जब प्रोसीडिंग ऑफ द अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी में एक 15 पेज का आर्टिकल छपा, जिस आर्टिकल ने उस वक्त के सभी एस्ट्रोनॉमर्स के होश उड़ा दिए, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर हमारी चांद की उत्पत्ति से जुड़े एक नए सिद्धांत के बारे में जानकारी दी गई, जिसको आज हम सब द जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। इस आर्टिकल को रेजिनाल्ड एडवर्ड रेले द्वारा पब्लिश कराया गया, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक टीचर थे और साथ ही वे अमेरिकन कैनेडियन जियोलॉजिस्ट भी थे, जिन्होंने अपनी इस थ्योरी के जरिए जॉर्ज डार्विन की फिजन थ्योरी को चुनौती दी। लेकिन उस समय पर इनकी थ्योरी को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, क्योंकि उस वक्त उनके पास इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए ठोस सबूत नहीं थे, जिस वजह से ये थ्योरी उस समय पर इतनी ज्यादा फेमस नहीं हो पाई। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे द जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस के बारे में कि वे क्या है, और हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार ये थ्योरी आज के समय में इतनी ज्यादा फेमस और वाइडली एक्सेप्टेड कैसे है। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। 18 अगस्त 1974 से लेकर 21 अगस्त 1974 तक इस टाइम पीरियड में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए में एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई, जो कि प्राकृतिक उपग्रहों पर आधारित कॉन्फ्रेंस थी, जिसके अंदर दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स प्राकृतिक उपग्रहों से जुड़ी जानकारियां लेकर आए। और इन्हीं एस्ट्रोनॉमर में शामिल थे विलियम केनेथ हर्टमैन और डोनाल्ड आर डेविस, जिन्होंने एक बार फिर से द जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस को पूरी दुनिया के सामने रखा। और साथ ही एलिस्टर ग्राहम वाल्टर और रोजर वार्ड ने भी उनकी इस थ्योरी को सपोर्ट किया, जिसके बाद सन 1975 में इकारस मैगजीन में एक पूरे पेज का आर्टिकल भी छापा गया, जिसने इस बार पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। बीतते समय के साथ इस थ्योरी से जुड़ी कई सारी डिस्कवरीज भी की गई, जिन डिस्कवरीज ने इस थ्योरी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया, जिनके दम पर यह थ्योरी आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में हमारी चांद की उत्पत्ति से जुड़ी सबसे ज्यादा फेमस थ्योरी बन गई। तो आइए दोस्तों अब हम जानते हैं द जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस के बारे में। तो इसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा उस समय पर जब हमारे सौरमंडल का जन्म हो रहा था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों हमारे चांद की उत्पत्ति की कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले। हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में एक बहुत ही विशालकाय मॉलिक्यूलर क्लाउड मौजूद था, जो कि पूरी तरह से गैस और धूल से बना हुआ था। यह बादल अंतरिक्ष में सैकड़ों प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ था और बहुत ही तेज गति से घूम भी रहा था। समय के साथ इस क्लाउड में ग्रेविटी का जन्म हुआ, जिस वजह से इस मॉलिक्यूलर क्लाउड के ज्यादातर गैसेस और धूल इसके केंद्र में कंडेंस होने लगी। यह प्रोसेस काफी लंबे समय तक चला और इसी प्रक्रिया के चलते हमारे सौरमंडल ने जन्म लिया, जिसके अंदर एक सूर्य, 20 से ज्यादा ग्रह और अनगिनत खगोलीय पिंड मौजूद थे, जिसमें हमारा घर पृथ्वी भी शामिल थी। लेकिन अब आप में ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे सौर मंडल में तो सिर्फ 8 ही ग्रह हैं, ये 20 ग्रह कहां से आ गए। इसको समझने के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शुरुआती दौर में हमारा सौर मंडल आज के सौर मंडल जैसा बिल्कुल भी नहीं था। इतिहास में यह सौर मंडल बहुत ही ज्यादा अशांत और विनाशकारी था, क्योंकि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के चलते सौर मंडल में उथल पुथल शुरू हो गई और सभी खगोलीय वस्तु और ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं को ढूंढने में लग गए, जिस दौरान बहुत से ग्रह आपस में टकराकर एक दूसरे को नष्ट कर रहे थे और कई ग्रह तो ऐसे भी थे जो हमारे सौरमंडल को छोड़कर बाहर भी चले गए। और इसी वजह से आज हमको हमारे सौरमंडल में एक सूर्य, 8 ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड देखने को मिलते हैं। इस उथल पुथल के दौरान हमारी पृथ्वी का भी जन्म हुआ, लेकिन उस समय पर हमारी पृथ्वी के पास कोई भी चंद्रमा मौजूद नहीं था। शुरुआती दिनों में पृथ्वी बहुत ही ज्यादा गर्म थी और इसकी ऊपरी सतह पूरी तरह से पिघली हुई थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो हमारी पृथ्वी पर लावा के महासागर मौजूद हो, लेकिन हमारी प्रकृति को तो कुछ और ही मंजूर था। जिसके बाद शुरुआत हुई उसके सबसे पहले फेज की, जिसको हेडियन एज कहा जाता है। इस फेज का टाइम पीरियड लगभग 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ साल का था। इस टाइम पीरियड के दौरान पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा और इसकी ऊपरी सतह पूरी तरह से ठोस होने लगी, जैसा कि आज हमको देखने को मिलता है। ये प्रोसेस चल ही रहा था कि तभी हमारी पृथ्वी से मंगल ग्रह जितना बड़ा ग्रह आकर टकरा गया, जिस ग्रह को थिया का नाम दिया गया। इस भयानक टकराव के बाद पृथ्वी और थिया की ऊपरी सतह पूरी तरह से टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गई और पृथ्वी के चारों ओर धूल और एस्ट्रॉइड की रिंग बन गई। उस समय पर अंतरिक्ष से देखने पर ऐसा लगता था कि मानो हमारी पृथ्वी के पास भी शनि ग्रह जैसे ही रिंग्स मौजूद हो। आगे चलकर इन रिंग्स में ग्रेविटी का जन्म हुआ और धीरे धीरे उस रिंग्स की एस्ट्रॉइड और डस्ट इकट्ठा होने लगी और इसी प्रक्रिया के चलते हमारे चांद का जन्म हुआ।